साथियों नमस्कार। हिंदी में हमने आपको कुछ सवाल दिए थे। हिंदी आजकल हर एग्जाम में जरूरत पड़ती है। पिछले वीडियो में हमने प्रयास किया था कि आपको सवाल दें और आप उसके आंसर लिखें, फिर आंसर अगले वीडियो में आपको दें। आपसे मैंने सलाह भी ली थी कि क्या ऐसा उचित है, तो एक आध कमेंट आए थे, भी देखा था हमने कि उन्होंने कहा नहीं हमें तुरंत चाहिए आंसर। ठीक है, तुरंत आंसर मिलेगा, लेकिन इससे क्या होता है, जैसे कोई सवाल आया है और आपने उसको लगाया, किसी सवाल में कंफ्यूजन है तो थोड़ा 24 घंटे बाद जब आंसर मिलता है ना, तो फिर कभी नहीं गलत होता है, और जो सही है वो तो सही रहेगा ही। तो हम आज उस पुराने सवालों के आंसर आपको बता रहे हैं, और आपसे फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सवाल ऐसे दें या कि सवाल तुरंत दें, सवाल दिखे आपको, उसके बाद एक आध मिनट रुकें, फिर तुरंत आंसर बता दें, या फिर सवाल पहले एक एक हम आपको दे दें, फिर आप आंसर नोट कर लें और फिर लास्ट में आंसर बताएं। आपसे उम्मीद है कि आप हमें ये इस मार्गदर्शन जरूर करेंगे इसका कि क्या आपको अच्छा लगेगा। तो अभी हम आपको फिलहाल आंसर की ओर ले चलते हैं। जो पिछले वीडियो में सवाल आपको दिए थे कुछ, उनके आंसर आपके पास नोट होंगे, और आप जब इनको लगाया करो ना, तो एक पन्ने में, एक कॉपी में आंसर शीट बना लिया करो। सवाल नोट करने में इतना टाइम कहां मिलेगा, आंसर शीट बनाओ, और बाद में जब आंसर दें, हालांकि जब दोबारा उस सवाल को हम आंसर देते तो ऐसे थोड़े आंसर देते हैं कि 31 में बी 32 में सी, ऐसा नहीं, बल्कि उस सवाल को पढ़ के प्रयास करते, उसमें अगर कोई और चीज हमें मालूम है तो वो भी आपको बताते हैं। इससे क्या होता है कि सवाल कभी भी पेपर में जब आता है ना, तो आपके सुना हुआ होता है, और 2 बार सुना हुआ है तो गलत नहीं होता है। ये मेरा अपना विचार है। बाकी अगर आपको लगता है तुरंत आंसर बताया जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस तरह कर लेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं कल के सवालों की ओर, उनके आंसर की ओर। पहला सवाल जो आपका था, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द यानी समष्टि का विलोम क्या होता है। तो ऑप्शन में विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि था, कोई मतलब नहीं, व्यष्टि होगा इसमें। करपट का तद्भव रूप क्या होगा। करपट कपड़ा को कहते हैं, आपको मालूम होगा, करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। अगला है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, यानी 3 शुद्ध है, वो 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। तो इसमें देखा जाए तो बारात और वसंत, बारात और वसंत, यानी वसंत होता, बसंत नहीं, तो यानी सही होगा इसमें तीसरा वाला, वसंत होता है। ध्यान दीजिएगा, ये टेक्निकल पॉइंट है। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, तो या और वा। या बनता है ई और आ से, वा बनता है उ और आ से। और ये कैसे बनता, क्या बनता है, अगर जिसकी समझ में ना आ रहा हो तो वो आप वर्णमाला चैप्टर पढ़ लो, प्लेलिस्ट में है हमारे, उससे समझ में आ जाएगा। एक मुहावरा दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी को अपनी पहचान छिपाना। तो इसमें अपराधी को शंकाग्रस्त हो जाना ये होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि शंकाग्रस्त होना। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए वाक्यांश जो होता है वो पिष्ट पेषण होता है, पिष्ट पेषण यानी तीसरा ऑप्शन। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, यानी बुद्धिहीन जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो ये विशेषण का काम करता है। बुद्धिहीन तनजान की, यानी कि विशेषण का काम करेगा। छत से ईंट गिरी, आपको मालूम है छत से बहुत चीज गिरता है, तो अलग होने का भाव होता है, तो वहाँ कौन सा कारक होता है, अपादान। महोर्म का संधि विच्छेद, महोर्म का संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी होगा, महाधन ऊर्मी, यानी इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, तीसरा वाला, और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, वो गुण संधि। चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है, देखा जाए चराचरम यानी जगत लिखा चर और अचर, इसमें द्वंद्व समास होगा, चर और अचर, तो द्वंद्व होगा इसमें। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अभ्यागत का जो संधि विच्छेद होगा अभिधन आगत होगा, तो इसमें यण संधि होगी, यानी अभि उपसर्ग होगा। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो रमणीय जो है इसमें अनीय प्रत्यय होगा। ये रीय होता है, नी का बिगड़ा हुआ रूप है, रम धन अनीय से बना है, तो रमणीय होगा, यानी अनीय प्रत्यय होगा पहला वाला।
शायद आपने ई लगाया होगा इसमें। अगला है बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथई और बाण की वायु उड़ाव ललक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथई। इसमें पूछ रहा था कौन सा रस है। पढ़ने लगो इसको तभी मालूम पड़ जाता है इसमें कि क्रोध है, यानी रौद्र का रस है इसमें। श्री गुरुचरण सरोज रज दोहा है, सभी लोगों कह किए होंगे इसको। दोहा है क्योंकि इसमें 13-11 मात्राएं हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, तो इसमें देखा जाए मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रहे हैं यानी कि तीसरा वाला सही होगा, क्योंकि जब एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग होता तो क्रिया सदैव बहुवचन में लगती, न स्त्रीलिंग की न पुल्लिंग की। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। देखो इनका वर्ण विन्यास आपको करना होगा, चारों शब्दों का वर्ण विन्यास करोगे तो पहले सब में का मिलेगा, उसके बाद फिर पहले वाले में ला मिलेगा, सबसे अंत में पूछ रहा है। दूसरे वाले में रा मिलेगा तो रा के बाद ही ला आएगा। तीसरे वाले में री मिलेगा, क्री, तो री पहले आएगा। चौथे वाले में री मिलेगा, सबसे अंत में बताना है आपको। तो इसमें देखा जाए तो इनका जब वर्ण विन्यास, और जिनको वर्ण विन्यास करना नहीं आता मैं फिर बता रहा हूँ, वो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वर्णमाला चैप्टर में मैंने करवाना सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। तो इसमें सबसे पहले जो है कृशाणु आएगा, ये वाला सा होता है। उसके बाद फिर कृषक होगा, फिर क्रम होगा, तब क्लीव होगा जाके, यानी सबसे लास्ट में इसमें क्लीव आएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो गद्य शिक्षण में जो उद्देश्य कथन होता है, जब लेसन प्लान बनाया जाता है, बीएड कोई करता है, बीटीसी करता है, तो लेसन प्लान बनता है तो उसमें उद्देश्य कथन होता है प्रस्तावना प्रश्न के बाद, यानी प्रस्तावना प्रश्न होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए देखा जाए तो वाक्य प्रयोग का जो तरीका है, वाक्य में प्रयोग करके, वैसे भी कोई नहीं आता तो बताया जाता है, तो वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो इसमें देखा जाए तो एक लिखा है इसमें भाई, किंडरगार्टन एक व्यक्ति थे, ये भी शिक्षण पद्धति, मॉन्टेसरी, डैक्रॉली, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ये सब सवाल बीएड बीटीसी वाले हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका मानना है, तो ये बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, इसको कोई नहीं, महात्मा गांधी का मानना है। व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षाभिनय प्रणाली, जब व्याकरण की बात है तो कक्षा में अभिनय करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो चौथा उपयुक्त नहीं है। उसके बाद 52 नंबर है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो आनंद कादम्बिनी देखा जाए तो इसका जो संपादक है, संपादन करते थे वो बद्री नारायण प्रेमघन करते थे, बद्री नारायण चौधरी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के सब प्रकाशन जो करते थे, यानी प्रकाशक थे, वो बद्री नारायण चौधरी थे, जिनको प्रेमघन कहा जाता है। और ये मिर्जापुर से निकलती थी। कहाँ से? मिर्जापुर में इसका प्रकाशन हुआ था 1881 में, 1881, 1881 में मिर्जापुर से इसका प्रकाशन होता था। और इसके प्रकाशक जो थे, संपादक, वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। आदिकाल की रचना इसमें से कौन सी है, तो देखा जाए जितने भी रासो हैं, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जितने भी रासो हैं सब आदिकाल की रचनाएं हैं। रासो ग्रंथों की रचना, ये भी पूछा जाता है रासो ग्रंथों की रचना कब हुई थी, तो वो आदिकाल में हुई थी। तो इसमें जो खुमान रासो है, जिसको दलपत विजय ने लिखा है, दलपत विजय ने, ये आदिकाल की रचना है, 9वीं सदी में लिखा गया था। अगला है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो कबीरदास की लाइन है, कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है, तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जो है चिंतामणि है, चिंतामणि। अगला है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ये पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972। तो इस तरह से कुछ सवाल जो थे पुराने पिछले वीडियो के हमने करवा दिए हैं। अब चलते हैं, आज फिर कुछ सवाल आपको देते हैं, और नहीं तो ठीक है, फिर आपने जो भी सलाह दिया है कि तुरंत आंसर दिया जाए, तो हम प्रयास करेंगे तुरंत आंसर दें। उसके लिए आपको अगला वीडियो इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें बताएं।